Hello students, welcome back to the Analysis Hub. How are you all? And I hope you all are fine and doing well. आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम MPPSC प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। तो MPPSC प्रीलिम्स में हमने अभी अपनी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, मिडिवल हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है एंड देन वी आर स्टार्टिंग टुडे फ्रॉम नाउ ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका हॉलिस्टिक ओवरव्यू चल रहा है आपकी पूरी MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 1 का। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जितना भी यूनिट 1 के अंदर जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर लें। ओके, आज उसी को देखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब हमने सिलेबस ओवरव्यू देखा था तो उसके अंदर हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पता थी, जैसा कि आपके MPPSC सिलेबस के अंदर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट मुख्यतः जो उन्होंने अपने सिलेबस में अच्छे से मेंशन किया है। उसके बाद वो चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये तो मेजर टॉपिक्स हो गए, बट इस मेजर टॉपिक के पहले और इस टॉपिक के जो अगर हम डीप में देखेंगे तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो निकल कर आते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ तो 1857 का रिवॉल्ट अचानक से नहीं हो गया होगा। अगर 1857 की बात करें और मिडिवल हिस्ट्री हमने ख़त्म की है, जैसा कि हमने अकबर तक हमने मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि अकबर के तुरंत बाद मतलब 1600 के पीरियड के टाइम पर ब्रिटिश की एंट्री होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होगी। तो उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और फिर हमें ये देखना है कि मराठाओं का क्या रोल है। तो जब हम अपनी 1857 रिवॉल्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मराठा जो है उनका अराइवल होगा, साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा होगा। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट के बाद जो हमें देखना है मेनली, जो क्योंकि वो फर्स्ट स्ट्रगल माना गया है, तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, मेनली समझने वाली बात यह है कि इंडिया के लेवल पर जब महात्मा गांधी ऑल ओवर इंडिया मतलब पैन इंडिया में जो रिवोल्ट चल रहे होंगे उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के अंदर भी होगा और सेम टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारे ऐसे रिवोल्ट्स होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम, जिसमें आपको मराठा भी पढ़ना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था वो भी पढ़ना है, साथ में 1857 का रिवोल्ट तो हम पढ़ेंगे, उसका ओवरव्यू बहुत अच्छे से देखेंगे इसलिए क्योंकि सिलेबस में उसको मेंशन किया हुआ है अच्छे से, तो हमें उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से उसको कवर करना है। साथ में जो भी रिवोल्ट्स हुए हैं पैन इंडिया मूवमेंट के कंटेम्प्रेरीज मध्य प्रदेश के अंदर, उसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका लेक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, सो दैट हम लोग पहले पार्ट में जो जितना भी आपका 1857 रिवोल्ट तक का टाइम पीरियड है उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, साथ में मराठाओं का जो भी रोल रहा है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है। तो जैसा कि सबसे पहले हमें रोड मैप देखना है, तो रोड मैप में देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मराठा का MP में क्या रोल रहा है। मेनली क्या हुआ है कि आपका जो टाइम पीरियड चल रहा था, अकबर वाला टाइम पीरियड जो हमने मिडिल हिस्ट्री में कवर किया है, उसके बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पर आप देखोगे ना ये वाले पीरियड में, तो यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम थे, यहाँ पर अकबर जो है वो धीरे धीरे मालवा की तरफ बढ़ रहा था। तो और मालवा में हमने बात करी थी बुरहानपुर वाले इलाके की जहाँ पे असीरगढ़ फोर्ट था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मराठाओं का रोल दिखेगा। मराठाओं में जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा पेशवा का, तो पेशवा लीडरशिप में रहेंगे। ठीक है, अब सभी क्या है, सभी चाहते हैं मालवा को हथियाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मेनली मालवा का रोल कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मालवा हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट है।
ठीक है, इसको कवर करने के बाद अच्छा इसमें क्या होगा, जब मालवा में मराठाओं की एंट्री होगी तो ये बहुत सारी ब्रांचेस में अपने आप में बट जाएंगे। तो हमें ग्वालियर में एक अलग ब्रांच मिलेगी, देवास में मिलेगी, इंदौर में मिलेगी, तो ये अलग अलग ब्रांचेस हम देखेंगे। ठीक है, पर उसको कवर करने से पहले हमें आज जो देखना है मेनली वो देखेंगे हम ब्रिटिश रूल, मतलब एमपी में जब ब्रिटिश आए थे वो देखेंगे, साथ में कोशिश करेंगे कि 1857 का रिवोल्ट तक जो भी हम कवर कर सकें। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल इन एमपी देखने के बाद हम 1857 का जो रिवोल्ट है उसको कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मेजर पोर्शन जाएगा वो जाएगा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के जो ओवरऑल रिवोल्ट्स हुए हैं, ठीक है, जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उसका थोड़ा सा मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखाना चाहूँगी। जैसे ये सारे रिवोल्ट हुए हैं, जो सत्याग्रह हुए हैं, जैसे झंडा सत्याग्रह सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह के बाद आपका आएगा चरण पादुका संग्रह, जो मैसेकर हुआ है या सत्याग्रह बोल दो। ठीक है, एक्चुअल में सत्याग्रह तो नहीं बोलेंगे, सत्याग्रह होता है जहाँ पे वी होल्ड द ट्रुथ, राइट, जहाँ पर हमें कुछ चीज़ पाने के लिए हम जो स्ट्रगल करते हैं। बट चरण पादुका मैसेकर इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी रिलेटेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, तो अगर हमने जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ा है तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है उसके बाद हमारा आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट इन एमपी। ठीक है, इसके बीच में भी कुछ कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट्स होंगे, वो हम चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। वैसे तो मैं आपसे अभी डिस्कस कर ही चुकी हूँ, एक बार हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने जैसे बात करी मराठाओं का अराइवल होगा एमपी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि मराठाओं में जो उस समय तक लीडरशिप आ रही थी वो पेशवा बाजीराव फर्स्ट की आएगी। ठीक है, ये बाजीराव द्वितीय नहीं, बाजीराव फर्स्ट है। ठीक है, तो इनकी जो जर्नी स्टार्ट होगी, अभी क्या करेंगे कि इनका जो एरिया था इंडिया के अंदर, वो वहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ वो बढ़ेंगे, तो नॉर्थ की तरफ बढ़ने से के लिए सबसे पहले तो उनको क्या असीरगढ़ का फोर्ट जीतना है, बुरहानपुर वाला इलाका जीतना है, तभी वो उनको मालवा में एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो वो उसकी कोशिश में लगे रहेंगे। वहीं पर क्या होगा कि पेशवा बाजीराव के दो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो 1723 में वो क्या करेंगे कि भोपाल, अब वो आगे बढ़ रहे हैं तो भोपाल आपको आएगा, तो वहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान जो हैं, जो भोपाल के उस समय के नवाब रहेंगे, उनसे उनका युद्ध होगा और वो उनको हराएंगे। उसके बाद आपको देखना है 1728 में जो जो छत्रसाल है, जो राजा छत्रसाल हैं, उनके ऊपर युद्ध होता है, किसका, मुगल्स का। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि राजा छत्रसाल जो है बाजीराव से हेल्प मांगेंगे। तभी वो जो आपने कहानी पढ़ी है बाजीराव मस्तानी की, वो मालवा के युद्ध के टाइम पे ही है, उसको हम अमजीरा का बैटल कहते हैं। जब बाजीराव जो है जो आपके राजा छत्रसाल हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और सीधा फेस ऑफ 1728 से 1729 के बीच में मराठाओं का और मुगलों का होता है। ठीक है, आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू कि जो पहला फेस ऑफ होगा मराठाओं और मुगलों का, वो 1728 से 1729 के बीच में होगा। और वो किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि बुंदेला, जैसे हमने देखा था कि अपने एमपी में जो बुंदेला राज कर रहे थे ना, बुंदेल शासक आ चुके थे, तो जो राजा छत्रसाल हैं उनके ऊपर सीधा अटैक अकबर मतलब मुगलों का होगा। ठीक है, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो आप ये समझिए कि 1707 में औरंगजेब का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद के जो राजा आएंगे उधर पे उनका जो आक्रमण है वो बुंदेला राजाओं के खिलाफ होगा। अब उस जगह से बचने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, बाजीराव से मदद मांगेंगे। किससे, बाजीराव फर्स्ट से। तो बाजीराव फर्स्ट से मदद मांगने जाती हैं रानी मस्तानी। ठीक है, तो ये जो मस्तानी बाई हैं ये जाती हैं और मदद के लिए जब बाजीराव फर्स्ट तैयार हो जाते हैं तब अमझेरा का बैटल होता है। कौन सा बैटल होता है, अमझेरा का। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैटल ऑफ अमझेरा। ठीक है, मालवा वॉर। चलो, उसके बाद क्या हो रहा है, ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं मराठाओं के, क्योंकि मराठाओं का आगमन होने वाला है ना, तो हो ही रहा है, तो उसमें हम पीछे देखना है कि और क्या चल रहा है। और जो है कि विंध्य प्रदेश में आप देखोगे तो जो चंपत राय हैं वो औरंगजेब की पॉलिसीज़ को रिटेलिएट कर चुकी होंगी। औरंगजेब का जो रहेगा कि वो मालवा को हथियाना चाहता था, ठीक है, तो वो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिटेलिएट कर चुके होंगे।
साथ में हमारा ये वाला पीरियड आप ये समझो 1707 का ये पूरा पीरियड चल रहा था, ठीक है, 1707 में इनका खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने ये ऊपर वाला जो पीरियड देखा 1728-29 में। उसके बाद आप आ जाओ अप्पा साहब भोसले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्पा साहब भोसले, आप याद रखेंगे इसको। ये जो है अब नागपुर के थ्रोन में बैठने वाले, मतलब नागपुर की राजाई इनको मिलने वाली है और फरवरी 1817 की यहाँ पर बात हो रही है। उसके साथ ही जब ये राजगद्दी पर बैठेंगे तब ये क्या करेंगे, अब ये देखो 1800 कौन सा पीरियड चल रहा है, 1817 का पीरियड चल रहा है। मतलब आपने ये देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अकबर के टाइम पीरियड मतलब 1600 में आ चुकी थी सूरत में सबसे पहले, ठीक है। 1600 से लेकर ये इनका इतना टाइम पीरियड जो है वो निकल चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में 1817 मतलब हम 1857 के बहुत करीब हैं। उस समय पर अप्पा साहब भोसले जो हैं वो नागपुर की गद्दी पर बैठ रहे हैं और सब्सिडरी अलायंस में वो क्या करते हैं, अपनी जो ट्रीटी है उसको साइन कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि अगर किसी राजा ने इस ट्रीटी को साइन किया होता था मुगलों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उसमें ये होता था कि वो अपनी खुद की जो आर्मी है उसको डिसआर्म्ड करके वो पूरी तरीके से अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए या सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिपेंड हो जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी पे। मतलब अगर उनकी राजाई में या उनके राज्यकाल में अगर किसी बाहरी सेना का आक्रमण होगा, किसी और राजा का आक्रमण होगा, तो उसका पूरा जिम्मा जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाती थी। उसके बदले में ये जो राजा थे ये कुछ कंपनसेशन मान लो या फिर आप रेम्यूनरेशन मान लो या कुछ भी हैवी जो उनकी धन होते थे वो जो है वो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो ब्रिटिश फोर्सेस थे ये टेरिटोरियल को आप मैनेज करते थे, टेरिटोरियल सिक्योरिटी देते थे, ठीक है। ये आपका सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी तो है जो किसने साइन कर ली थी, अप्पा साहब भोसले ने साइन कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि पेशवाओं का क्या काम था। देखो अब ये वाला जो एरिया था आपका, कौन सा वाला, देखो सागर और दमोह वाला एरिया था, ठीक है। ये किसको दे दिया गया था, ये जो बुंदेला किंग के पास था ये वाला एरिया। तो जब अंजीरा का बैटल हुआ था तो उसमें जब बाजीराव ने युद्ध किया और जीता तो जो राजा छत्रसाल थे उन्होंने क्या किया था, जो सागर और दमोह वाला एरिया है वो किसको दे दिया था, पेशवा को दे दिया था, ठीक है। और 1731 तक पहुंचे तो 1731 में क्या हो गया था, अब मालवा कितना संभालेंगे, अब उनको तो पूरे राज्य पे कब्जा करना है। तो बाजीराव ने मालवा के अंदर, क्योंकि मालवा का बहुत सारा पार्ट तो अब इनके पास आ ही गया था, तो उन्होंने राणोजी सिंधिया, ये याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, राणोजी सिंधिया को मालवा का सूबेदार बना दिया था 1731 में, ठीक है। राणोजी सिंधिया को मालवा का सूबेदार बना दिया था और यही राणोजी सिंधिया आगे जाके सिंधिया डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं ग्वालियर में, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि जो ये आपका काम चल रहा था पेशवाओं का, तो पेशवाओं का जो भी राज्य पार्ट था, जब ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर लिया, उसके बाद एक टाइम आया जब इनका भी डिक्लाइनमेंट हुआ, क्योंकि हम क्या ओवरऑल कवर कर रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल कवर करने में हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि कैसे बुरहानपुर का असीरगढ़ फोर्ट जीतने के बाद बाजीराव जो है मालवा में एंट्री कर रहे हैं। मालवा में एंट्री करने के बाद बुंदेला जो राजा छत्रसाल थे उनकी मदद करी, मुगलों को हराया और मुगलों को हराने के बाद मालवा पर कब्जा करा। मालवा उनको उनके हिस्से में आया, मैं बोलूँ उनकी अथॉरिटी में आया। तब उन्होंने क्या कर दिया, मालवा का सूबेदारी किसको दे दी, राणोजी सिंधिया को दे दी। अब उसके बाद वो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा किसी भी डायनेस्टी का, एक टाइम आएगा जब डिक्लाइनमेंट होता है। तो डिक्लाइन होने के बाद जो 20 डिस्ट्रिक्ट थे उस समय, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 20 डिस्ट्रिक्ट जो थे, कौन कौन से 20 डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो इसमें कम ही दिया, जैसे मंडला, बैतूल, सियोनी और नर्मदा वैली वाला रीजन, ठीक है।
ये वाला जो रीजन है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको शायद थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बैतूल, ठीक है, बैतूल। उसके बाद कौन सा वाला रीजन है आपका, मंडला वाला रीजन है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला रीजन आपका, और साथ में ये नर्मदा सोन वैली वाला रीजन, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कब्जे में आ गया था उसके बाद, ठीक है। और नर्मदा वैली ये कब, 1817 में। तो 1817 तक मराठाओं ने तो अपना काफ़ी काम किया, और उसके बाद 1817 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये सारे राज्य जो हैं चले गए थे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एक बार हम मराठा अराइवल अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या समझ लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि बाजीराव फर्स्ट आएंगे, अपनी जर्नी को नॉर्थ इंडिया तक एक्सटेंड करना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंड करने से पहले उनको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, मालवा का ये वाला एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो इस एरिया को क्रॉस करते हुए आगे आते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है रानी मस्तानी से, जहाँ पर राजा छत्रसाल की वो मदद करेंगे, और बैटल होगा कौन सा, अमझेरा का बैटल होगा। और अमझेरा का बैटल करने के बाद क्या होगा कि वो अमझेरा का बैटल करने के बाद उनको सागर और दमोह वाला रीजन जो है वो बुंदेला किंग छत्रसाल उनको दे देंगे। जबकि अगर हम बात करें 1817 में, तो अप्पा साहब भोसले जो है सब्सिडी अलायंस फॉर्म कर लेंगे। और 1817 के टाइम पीरियड में जब अप्पा साहब भोसले सब्सिडी अलायंस को फॉलो, जो सब्सिडी अलायंस है उसके अंदर ट्रीटी में जब वो सम्मिलित हो जाएंगे, तब लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल उस समय चल रहा होगा, और लॉर्ड हेस्टिंग के पास आ जाएंगे ये 20 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नर्मदा सोन एरिया जो है हमने डिस्कस किया वो वाला एरिया, और साथ में मंडला, बैतूल और सिवनी, मतलब ये पूरा ही डिस्ट्रिक्ट है, आप ये समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 20 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे। अब जो हमें इसके आगे देखना था वो ये कि हमको मराठा तो आ गए, तो मराठा अभी हमने बात करी जैसे कि राणोजी सिंधिया को उन्होंने कहाँ भेज दिया था, ग्वालियर भेजा नहीं था, मतलब ग्वालियर में मालवा के अंदर इनको सूबेदारी दे दी थी, किसको, राणोजी सिंधिया को। और यही राणोजी सिंधिया क्या करेंगे, ग्वालियर के अंदर अपनी डायनेस्टी को फॉर्म करेंगे, है ना। तो ऐसे ही होलकर डायनेस्टी का भी फॉर्मेशन होगा, तो मल्हार राव होलकर आएंगे जो होलकर डायनेस्टी को फॉर्म करेंगे। ऐसी पवार डायनेस्टी बनेगी देवास के अंदर, तो कोची डायनेस्टी जो है देवास के अंदर बनेगी। बट मेनली जो है हमको जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी पढ़नी है मध्य प्रदेश के अंदर, वो आपकी ये दो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। पर इसको कवर करने से पहले, ठीक है, ये क्योंकि ये सब बाद में डायनेस्टीज बनेंगी, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एनेक्सेशन करने वाले हैं, और हमें अभी 1857 की क्रांति पे पहुंचना है। तभी जाकर हम देख पाएंगे कि ये जो ब्रांचेस निकली थी ना मराठा की, जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मराठा की ब्रांचेस निकली थी, ये जाके 1857 में इनका रोल आपको पता चलेगा। होलकर डायनेस्टी का क्या रोल था, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, ग्वालियर डायनेस्टी के अंदर जो सिंधिया डायनेस्टी थी, है ना, उनका क्या रोल था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये देखना पड़ेगा। देखो अब एनेक्सेशन हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो एनेक्सेशन होगा ब्रिटिशर्स का पूरे एरिया में। तो अभी सबसे पहले तो हमें देखना है कि सब्सिडी अलायंस हमने देखा, अप्पा जी भोसले कहाँ पर थे, नागपुर में थे। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आज का जो मध्य प्रदेश है वो सिर्फ इतना है, ठीक है। पर हम देखेंगे इससे पहले जो मध्य प्रदेश था वो तो पूरा इतना मध्य प्रदेश था। आई होप दिस इज क्लियर। तो इतने मध्य प्रदेश में अप्पा जी भोसले यहाँ पर कहीं पर राज कर रहे थे, तो मतलब ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर राज कर रहे थे, राज इन द सेंस इसकी अथॉरिटी में थे, ठीक है। तो जो राघोजी तृतीय आएंगे, ठीक है, नागपुर के राजा 1817 में अप्पा जी भोसले का हमने पढ़ा था। अब बात हो रही है 1853 की, मतलब 1853 की। 1853 के अंदर नागपुर में कौन आ जाएंगे, राघोजी तृतीय, ठीक है। तो ये राघोजी तृतीय जो है इनका कार्यकाल उस समय चल रहा होगा, और ये जो ये नागपुर के किंग है, इनकी डेथ होगी जब, उसके बाद क्या होगा, 1853 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते, आप एक थ्योरी समझेंगे और शायद आपने पढ़ी भी होगी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके चलते इनका जो पूरा राजपाट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर ले लेती है और एनेक्स करती है सतारा वाला इलाका, झांसी वाला इलाका और बहुत सारे इलाके, जैसे
आपका उदयपुर वाला इलाका भी उधर चला जाएगा, नागपुर वाला इलाके में हमने ये देख ही लिया है, ठीक है, संबलपुर, ये सारा जो है ब्रिटिशर्स ले रहे थे। बट अभी जैसे हम समझ रहे हैं एमपी की पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये दो ध्यान रखनी, तो सतारा और झांसी वाला इलाका, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इससे बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। 1857 की क्रांति होने से पहले कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। कैसे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने निकाला इसलिए था कि अब इन्हें क्या है, हथियाना था भारत के जितने भी राजाई थे, जितनी भी रियासतें थीं, उनको हथियाना था। तो उनको हथियाने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा अभी राज कर रहा है, कोई भी नवाब, कोई भी राजा अगर राज कर रहा है, पर उसका असली उत्तराधिकारी अगर नहीं हुआ, कहने का मतलब है अगर राजा का अपना बेटा, अपना खून नहीं हुआ, तो उसकी राजाई उसके मरने के बाद सीधी ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाएगी। समझ में आया? तो उससे क्या हो जाएगा, अब ये कंपल्शन हो गया कि अपना खून ही आगे जो है वो राजाई स्थापित कर पाएगा। इसी के चलते जो झांसी की लड़ाई होगी उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि अहिल्याबाई की खुद की संतान तो नहीं थी, उन्होंने अडॉप्ट की थी, सॉरी, झांसी की रानी की जो खुद की तो संतान नहीं थी, उन्होंने अडॉप्ट करी थी झांसी की रानी ने। तो झांसी की रानी ने जब अडॉप्ट करी तो उनके साथ भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो जब ये चीज़ हो रही थी तो फिर उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया, पर विद्रोह करते करते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और आखिर में क्या हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते झांसी का एनेक्सेशन हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सतारा में भी हुआ। ये सब से ना बहुत सारे राजा जो थे वो मतलब दुखी थे कि बताओ आके ब्रिटिशर्स जो हैं इस तरह से उनकी राजाई एक सेकंड में हथिया रहे थे, है ना। इसी वजह से 1857 में सिर्फ, अगर आप वैसे बात करें तो सिपाही म्यूटिनी थी, है ना, सैनिक विद्रोह था, पर सैनिक विद्रोह के साथ साथ इसके पीछे बहुत सारे राजा भी थे जो इसका साथ दे रहे थे। और क्यों ना दे, ज़रूरी भी था, क्योंकि उन्होंने इतने समय से अपना वंश चलाया और कोई भी थर्ड पार्टी आकर उनका वो राजाई ले रही थी। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि जो रूलर्स थे वो अगेंस्ट हो गए थे, इनकी ये अनफेयर प्रैक्टिसेस थे, और यही कहीं ना कहीं कारण बनता है बाद में जाके जो पहला एगिटेशन होता है 1857 के अंदर, ठीक है। अब इसके चलते उन्होंने कौन कौन से किंगडम एक बार लिए थे उनको देख लेते थे। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एमपी के अंदर, तो देखो यहाँ पे नागपुर वाला एरिया गया, सतारा वाला एरिया यहाँ से, और झांसी का एरिया। और अगर ब्रिटिशर्स का पैन इंडिया लेवल पर देखें तो आपको देखेंगे उदयपुर वाला एरिया पे गया, संबलपुर वाला एरिया, ठीक है। पर सबसे पहले एनेक्सेशन हुआ था सतारा का। तो प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट था या कौन सी रियासत थी या कौन सी ऐसी जगह थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते ली थी, तो वो थी आपकी कौन सी, सतारा, 1848 में। उसके बाद आएगी आपकी संबलपुर 1850 में, उसके बाद उदयपुर 1852 के अंदर, नागपुर 1853 और फिर झांसी 1854। तो 1854 में अगर आप झांसी समझ रहे हो तो यही वाला पीरियड चल रहा है झांसी की रानी का, ठीक है। और अभी हमने देखा नागपुर में 1853 का, तो 1853 में कौन थे उस वक्त, राघोजी तृतीय, ठीक है, हमने अच्छे से देख लिया। चलो, तो अभी हमने इसको पढ़ने से पहले हमने 1857 का रिवोल्ट का आपने एक बार ये भी समझ लिया कि क्या रीज़न थे कि 1857 रिवोल्ट का एगिटेशन उठ रहा था, पर ये एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया है। आगे का पर्सपेक्टिव और जाने तो सैनिक विद्रोह में क्या था। तो सैनिक विद्रोह का तो मेन कॉज यही था, मैं आपको बताऊं कि उनको जो उनकी क्योंकि देखो बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुस्लिम एक साथ उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर भर्ती थे, है ना। तो क्या हो रहा था, इन्होंने इन दोनों ही धर्मों के साथ नाइंसाफ़ी की थी, इनका धर्म भ्रष्ट किया था। पहले जो इन लोगों की गन होती थी, लंबी सी गन देखी होगी आपने, उसमें क्या किया था उन्होंने इस समय के टाइम पर, क्यों ये ऐसा हुआ, देखो
सिर्फ इसके चलते नहीं, मैं जो आपको रीज़न बता रही हूँ सिर्फ इसके चलते ही नहीं एगिटेशन था, बहुत बार जो सैनिक थे उनको इतना फोर्स किया जाता था कि वो सामने खड़े होकर अपने ही लोगों पर गोली चलाया करते थे। तो ये सब चीज़ें उनको मजबूरी में करनी पड़ती थी उस समय। एक तो ब्रिटिश के अंदर ही ये पूरी इंडिया के अंदर जो, क्योंकि हम गुलाम थे तो मजबूरी के तहत ना उनको खाने के लिए ना पीने के लिए, उस समय इतनी गरीबी थी कि उनको ये मजबूरी में करना पड़ता था। अच्छा, अति कहाँ हो गई, जो मैं अब रीज़न बताने वाली हूँ आपको। अति तब हो जाती है जब इनकी जो गन है उसके अंदर जो कारतूस होता है वो हिंदू के लिए बोला जाता है कि गाय के मांस से बना हुआ था। ठीक है, ये अलग अलग जो उसकी कहानी है। ठीक है, जबकि जबकि जब मुस्लिम के हम कम्युनिटी के अंदर आएंगे तो मुस्लिम के लिए आपको पता होगा वो नॉन वेजिटेरियन तो है, पर उनके लिए पिग्स का जो फ्लैश है ना वो यूज़ करना गलत है, मतलब उनके हराम में आता है। तो उनके साइड से पता चला कि वो जो पिग है उसका मीट प्लस जो काऊ मीट है या हम गाय का जो मांस है, उस दोनों को मिला के उनकी जो कारतूस है उसका इस्तेमाल हो रहा था। अब कारतूस में आपको समझाऊं, एक तो जो गन के अंदर बारूद होता है, ठीक है, उसको जो इंसर्ट करते हैं उसके साथ धोखाधड़ी थी। और दूसरी चीज़ जो उनको मतलब जो उनके बॉम्ब होते थे, बॉम्ब को क्या करना पड़ता है, पहले दांत से छीलना पड़ता है। तो वो दांत से जो छीलते हैं ना उसके अंदर जो उनके, क्योंकि वो मुंह से टच हो रहा है, मुंह से टच हो रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं जो चीज़ से बना हुआ है वो टच कर रहे हैं, उसी के अंदर वो उससे मिला हुआ बनता था। तो मंगल पांडे की जो आपने कहानी देखी होगी वो बहुत इससे फैमिलियर है और वहीं से इस चीज़ की स्टार्टिंग भी हुई थी। ठीक है, तो अब ये तो हमने देख लिया पैन इंडिया का कुछ इस तरह से चल रहा था। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग में दिल्ली तक आए थे और मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब का जो कार्यकाल है 1707 में ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म होता है? 1707 में। उसके बाद जो मेन रोल आएगा वो आएगा बहादुर शाह जफ़र का। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो उस समय दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? लाल किले के अंदर। और मेरठ से जो सैनिक की टुकड़ी है वो निकल जाती है रात में। ठीक है, ये बात हो रही है आई थिंक 10 तारीख की बात हो रही है, 10 अप्रैल की। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर ये 12 तारीख को दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली पहुँचने के बाद बहादुर शाह जफ़र से ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तो युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे पर आप हमारे बैक एंड में खड़े रहिएगा। हालांकि अब बहादुर शाह जफ़र सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ संभाल रहे थे उनकी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का ये कहना था कि आपको सिर्फ राजाई देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, बाकी सारी चीज़ जो है हम संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो भी इस चीज़ से परेशान थे। अब भाई वो राजा हैं और राजा के नाम पर वो कुछ भी नहीं कर पाए तो हर किसी को दुख तो हो गई। ठीक है, तो इसी वजह से बहादुर शाह जफ़र इस चीज़ को लेकर हामी भर देते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हाँ भाई सही बात है। तो क्या हो रहा है, अप्रैल की जगह इसको आप मई कर लीजिएगा। ठीक है, 10 मई को ये जो सैनिक की टुकड़ी है 10 मई 1857 को मेरठ से निकलती है। ठीक है, और 12 मई को अर्ली मॉर्निंग ये लोग पहुंच जाते हैं लाल किले में। बहादुर शाह जफ़र से बात कर रहे हैं और बहादुर शाह जफ़र इनको हामी भर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप लड़ाई करो, हम हैं साथ में। तो भैया वो खुश, और अब लड़ाई स्टार्ट हो रही है। तो ये हमने कहाँ वाला पार्ट देख लिया है? मेरठ वाला। अगर आप इंडिया के पैन इंडिया में आप ये देख पा रहे हो तो यहाँ अगर दिल्ली है तो ये मेरठ वाला। पर अभी हमें बात करनी है एमपी की। तो एमपी में सबसे पहला 1857 का रिवॉल्ट, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आपको एक बार में बताना है नीमच में। और नीमच की कौन सी तारीख है? 3 जून 1857 को सबसे पहले नीमच से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। और लीडरशिप में कौन है? मोहम्मद अली बेग। ठीक है, उसके बाद जो ये जर्नी है ये एक्चुअली शिवपुरी जाएगी।
ठीक है। और क्या करेंगे ये लोग, सबसे पहले तो इनका जो है कनेक्शन तोड़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कनेक्शन है उसको तोड़ेंगे, उनकी फ़ोन लाइन जो है शिवपुरी में उसको हटाएंगे, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये पहुंच जाएंगी सीधे ग्वालियर में। अच्छा, ग्वालियर में अगर सीधी बात करें तो ग्वालियर तक पहुंचते पहुंचते ये डेट पहुंच जाएगी कहाँ पर, 14 जून 1857 तक। और जो मुरार के सोल्जर्स हैं, मुरार कंटोनमेंट के, ठीक है, मुरार छावनी के सोल्जर्स जो हैं वो पूरा जो कम्युनिकेशन चैनल है ख़त्म कर देंगे। शिवपुरी से स्टार्टिंग होगी इसकी, ग्वालियर तक पहुंचेंगे और ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल जो है इसको ख़त्म कर देंगे। जून के पीरियड के बाद, अब ये स्टार्टिंग तो हो ही गया, 1 जुलाई 1857 में महू कैंट आ जाएंगे। महू कैंट जो है वो इंदौर के बहुत पास में है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये होलकर वंश भी धीरे से इसमें इन्वॉल्व होंगे, और तुकोजी राव होलकर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। होता क्या है देखो, इंदौर में इस वक्त तक तुकोजी राव होलकर आ चुके हैं, और ये तुकोजी राव होलकर द्वितीय हैं, ये माइंड करना आप। ये हम अच्छे से कवर करेंगे जब हम मराठाओं की ब्रांच पढ़ रहे होंगे ना, तब हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। तो तुकोजी राव होलकर द्वितीय जो है इस समय इंदौर में अपनी पेशवा बोलेंगे या आई एम सॉरी राजाई अपने देख रहे हैं, ठीक है। और महू कैंट इंदौर से बहुत पास में है। वहाँ पर लीडरशिप है सादत खान की। किसकी है? सादत खान की लीडरशिप में ये 1 जुलाई 1857 की क्रांति जो है ये अपनी अब आप ये समझ सकते हैं ये चरम सीमा पर आने वाली है। तो तुकोजी राव होलकर से इनकी सेना को मांगा जाता है। सादत खान बोलते हैं तुकोजी राव होलकर से कि हमको आपकी सेना की ज़रूरत है। तो तुकोजी राव होलकर मान जाते हैं और अपनी सेना जो है वो ऑफर करते हैं। तब सादत खान जो है महू कैंट से होते हुए ये अपना जो है कहाँ पर पहुँचेंगे, ये जो पूरी क्रांति है ये पहुँचती कहाँ पर है, भोपाल तक आती है। उससे पहले आगे और बढ़ जाते हैं, जुलाई के अंदर ही 1857 में ये अपना महू कैंट से होते हुए पूरा बुंदेलखंड रीजन को कवर करेगी। बुंदेलखंड रीजन में आपको मर्दन सिंह मिलेंगे बानपुर के, ठीक है, और शाहगढ़ के बख्तवली, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। हम इनको क्या है अभी तो आप इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम कहानी फॉर्म में चल रहे हैं। मैंने इसके लिए आपकी पूरी एक टेबल डिज़ाइन करी है। उस टेबल के अंदर आपको जो मेनली याद करना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और ख़ासकर 1857 रिवोल्ट से ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ से लीडरशिप में थे और किसने कहाँ से लड़ाई करी है, ठीक है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा बुंदेलखंड रीजन में इसका फैलने के बाद ये सीधा जाएगा कहाँ, बुंदेलखंड रीजन में मर्दन सिंह बानपुर से, और बख्तवली बोलते हैं शाहगढ़ से, ठीक है। उसके बाद आपका बुंदेलखंड रीजन से होते हुए जबलपुर का रीजन कवर होगा। जबलपुर के रीजन में आपको गोंड किंग मिलेंगे शंकर शाह, ठीक है। सितंबर तक पहुंच गई ये क्रांति, देख पा रहे होगे आप। मैं थोड़ा सा तो इरेज कर देती हूँ, दिख ही नहीं रहा होगा, देखो यहाँ पर सितंबर तक हम कहाँ पहुँच गए हैं, जबलपुर पहुँच गए हैं, जहाँ पर जबलपुर में आपको गोंड किंग, ठीक है, गोंड राजा शंकर शाह के नेतृत्व में ये क्रांति को फैलाते हुए दिखेंगे। उसके बाद 6 अगस्त 1857 में वली शाह और महावीर कोठा रोज, ये सब भोपाल में, तो भोपाल में पहुँच गए हम, 6 अगस्त को पहुँच गए, ठीक है। और फिर बाद में धीरे धीरे जो है मध्य प्रदेश के बाकी एरिया को कवर किया है। तो ये मेनली एरिया जो थे हमने इनको ऐसे कवर किया। तो हमने पैन इंडिया लेवल पे कब देख लिया, मेरठ में देख लिया। मेरठ की तारीख आप याद रखेंगे 10 मई थी, ठीक है। और नीमच में मध्य प्रदेश में स्टार्ट करेंगे, तो मध्य प्रदेश में नीमच से स्टार्टिंग हो रही है, और नीमच से स्टार्टिंग होगी, इसकी जो डेट होगी वो कौन सी होगी, 3 जून, कौन सी होगी, 3 जून, ठीक है। चलो अब एक बार हम नज़र डाल लेते हैं उन सारे लीडर्स पर जिन्होंने 1857 रिवॉल्ट में अपनी क्रांति की लीडरशिप करी थी। उन सभी लीडर्स को हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। इसमें आपको एक तरफ दिख
रहे होंगे सेंटर्स कि कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई है, या हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा उस सेंटर से लीडरशिप किस किस की रही है। डन। चलो नीमच से बात करें तो नीमच में अभी हमने देखा था मोहम्मद अली बेग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, मोहम्मद अली बेग ने 1857 में रिवोल्ट की स्टार्टिंग नीमच से हुई थी और कौन सी तारीख को हो रही है, 3 जून को हो रही है। डन। उसके बाद आ जाओ आप इंदौर में सादत खान, फिर अमझेरा धार में बख्तावर सिंह, जबलपुर से लड़ाई लड़ रहे थे शंकर शाह, रामगढ़ मंडला से लड़ाई लड़ेंगे रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, झांसी से लड़ाई होगी क्वीन लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी से, झलकारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। ठीक है, अंगरक्षिका संरक्षिका बोल दीजिए। और तात्या टोपे, ये तीनों मतलब ये दोनों मिलकर ही यहाँ से लड़ाई कर रहे थे। सागर से शेख रमज़ान, शिवपुरी में आपको तात्या टोपे मिलेंगे, है ना, शिवपुरी से लड़ रहे थे। और बाद में इनकी जो इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट में आ जाएं तो बानपुर शाहगढ़, ये प्रिंसली स्टेट बन गया था बाद में जाके। राहतगढ़ सागर के अंदर, तो सागर में राहतगढ़ के अंदर आपको एक तो बोधन दउआ, ये मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, और यहाँ पर राहतगढ़ बोला भी इसलिए जाता है, वैसे तो सागर के अंदर हमने देखे थे भी शेख रमज़ान, ये मिलेंगे आपको। पर बैटल ऑफ राहतगढ़ जो हुआ था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है अगर पूछा जाए बैटल ऑफ राहतगढ़ कहाँ हुआ था और किस टाइम पीरियड में हुआ था, तो 1857 रिवॉल्ट के टाइम पर हुआ था और ये ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे के थोड़े से और लीडर्स बचे हुए हैं। जैसे अम्बापानी रायसेन से आपको मिलेंगे, बैटल ऑफ अम्बापानी से आपको मिलेंगे आदिल मोहम्मद खान और फजल मोहम्मद खान। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा ऐसा चलता है, कोई बात नहीं। देखो बैटल ऑफ अम्बापानी, बैटल ऑफ अम्बापानी आपको याद रखना है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे अली मोहम्मद खान और फजल मोहम्मद खान। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इस लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ राघवगढ़, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको राजा ठाकुर प्रसाद, मंडलेश्वर में भीमा नायक, मंदसौर से आपको फिरोज शाह और हुमायूं, इनको मतलब दो नाम से, ये वो हुमायूं नहीं है, ये दूसरे हुमायूं है। ठीक है, अजयगढ़ पन्ना से, तो अजयगढ़ पन्ना में जो जगह है, सॉरी अजयगढ़ जो है पन्ना में जो जगह है उधर पर आपको मिलेंगे फारजुंद अली, लोकपाल सिंह, लक्ष्मण दउआ, ये 3 लोग हैं। लक्ष्मण सिंह दउआ तो बहुत फेमस रहे हैं, पर आप ये दोनों नाम भी याद रखिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या है प्रीलिम्स में ना थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जो नाम बहुत फेमस हैं उससे नहीं पूछेंगे, वो उस नाम से पूछते हैं जो बहुत कम सुने होते हैं। अब जैसे फारजुंद अली बोल दिया जाए तो फारजुंद अली अपने आप में थोड़ा सा चलेगा, अरे ये कहाँ है, तो पढ़ा ही नहीं है। चलो तो बालाघाट आ जाओ, तो बालाघाट में चिमना पटेल है, और नीमाड़ साइड से आपको रघुनाथ शाह और भीमा नायक मिलेंगे। ठीक है, भीमा नायक बहुत फेमस हैं, और ऑफकोर्स रघुनाथ शाह भी हैं। ठीक है, शंकर शाह, रघुनाथ शाह। फिर होशंगाबाद में आपको ठाकुर दौलत सिंह। ठीक है, तो ये आपके मेन लीडर्स थे जिनको हमने देखा। अब ये तो आपने देख लिया, देखो आपने 1857 रिवॉल्ट में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया। ठीक है, और कि क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या क्या रीज़न थे, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। फिर हमने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ था, पैन इंडिया लेवल पर भी हमने चेक कर लिया और हमने मध्य प्रदेश के लेवल पर भी देख लिया। फिर उसके बाद हमने लीडर्स देख लिए इंपॉर्टेंट, तो ये सारा फैक्चुअल डेटा है जो इम्पॉर्टेंट है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर ये फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था तो क्या रीज़न रहे कि ये आपका आखिरी स्ट्रगल नहीं बन पाया। तो भैया ऐसा हुआ था कि ये जितने भी लीडर्स थे ना, इन सब के साथ क्या क्या हुआ वो और देख लेते हैं। अब आप देखोगे गोंड किंग शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जिनकी अभी हमने बात करी, इनको पकड़ लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और इनको कहते हैं कि तोप के जो मुंह होता है ना उससे बांध कर उनको उड़ाया गया था, इतना बुरा हुआ था। अवंती बाई की बात करें तो अवंती बाई जो हैं ये मंडला से थी, और मंडला से इन्होंने लड़ाई करी थी, और इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। इन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अवंती बाई जो हैं अपने आप को मार लेती हैं कटार से अपनी ही।
ठीक है, ये बहुत इंस्पायर्ड रहती है लक्ष्मीबाई से ही। लक्ष्मीबाई जो हैं 1854 में जब जनरल ह्यूक आते हैं और 1854 में जब इनका एनेक्सेशन होता है, ये लड़ाई लड़ती हैं, तब इनका जो फेस ऑफ होता है वो हुक के साथ होता है और 18 जून 1858 में ग्वालियर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लड़ते लड़ते ये शहीद हो जाती है और इनकी समाधि भी जो है वो ग्वालियर में ही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल हुक जो है उन्होंने सप्रेस किया था किसको, बुंदेलखंड रीजन को सप्रेस किया था और राहतगढ़ फोर्ट को जो है वो हासिल किया था। जबकि तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे जो हैं ये गुरिल्ला वॉर टेक्निक से ब्रिटिशर्स पे इन्होंने हमला किया था। गुरिल्ला वॉर टेक्निक क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उसमें होता ये है कि ये लोग क्या होते हैं कि जैसे रास्ता देख लेते हैं, ब्रिटिशर्स कौन से रास्ते से जा रहे हैं, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, और ये लोग क्या है छुप कर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे छुप जाते हैं और जैसे ही नीचे से देखते हैं कि वो रास्ते से निकल रही है आर्मी, तब फिर वो अटैक करते हैं। तो ये गोरिल्ला वॉर टेक्निक होती है जो कि मराठाओं के टाइम पर इसको अराइज हुई थी। और इसके दौरान क्या होता है, तात्या टोपे जो हैं ये लड़ते तो हैं और ये फिर भाग जाते हैं वहाँ से, मतलब हारने लगते हैं तो ये भाग जाते हैं और ये इनको उन्हीं के दोस्त होते हैं। तो दोस्त मान सिंह जो है वो धोखा दे देते हैं और ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं और तात्या टोपे को जो है पकड़वा देते हैं। बाद में शिवपुरी में इनको फांसी हो जाती है। कब? 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी जाती है। बात करें ठाकुर रणमत सिंह की, तो ठाकुर रणमत सिंह थे रीवा से और ये अरेस्ट हो जाते हैं और इन्हें भी फांसी होती है अगस्त 1859 में। अब अगले जो हैं वो है फाजिल मोहम्मद खान। तो फाजिल मोहम्मद खान जो हैं ये अरेस्ट होते हैं और इनको फांसी जो है सिडिशन के चार्जेस में दे दी जाती है, मतलब धोखाधड़ी के चार्जेस में कि इन्होंने हमारे अगेंस्ट में वो किया, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे चले गए ऐसा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो सप्रेशन हमने देखा किसी को कैसे मारा है, किसी को किस तरीके से मारा है, तो ये जो सप्रेशन है ये बहुत ब्रूटली सप्रेस्ड किया था लोगों को इन्होंने, बहुत ख़राब पनिशमेंट से, बहुत ख़राब चीज़ों से, है ना। तो बहुत से लोगों को तो देखा कि उनको फांसी हो गई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग मतलब ड्यूरिंग द वॉर इन्होंने अपने आप को इंजर्ड हुए और शहीद हुए और किसी ने तो खुद से अपने आप में सुसाइड किया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सप्रेशन होता है। अब इसके बाद जो है ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं जो हमने बात करी थी कि क्या रीज़न थे। देखो, सबसे पहला रीज़न जो 1857 रिवोल्ट में माना गया ना, वो ये कि इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये बोला गया कि जो सैनिक विद्रोह था वो अपने आप में उन्होंने कोऑर्डिनेशन, अपने आप में उन्होंने एक प्लानिंग कर ली थी और बस वो निकल पड़े थे। तो इसमें प्रॉपर यूनिटी नहीं थी। बहुत से राजा जो थे वो सपोर्ट किए, पर कहीं बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं भी किया। अगर उन्होंने सैनिक विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया तो फिर उन्होंने साथ दे दिया ब्रिटिश आर्मी का। तो जब अपना ही भेदी हो जाए कोई, है ना, मतलब खुद का घर का भेदी हो जाए, तो फिर तो विद्रोह ध्वस्त होना ही है। बस यही हुआ। बहुत सी ऐसी राजाई थी जहाँ पर रियासतों ने ब्रिटिश आर्मी का साथ दे दिया और उस वजह से हुआ ये कि जो ये फर्स्ट स्ट्रगल था वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आगे बात करें तो एक रीज़न ये भी माना गया है कि ब्रिटिश आर्मी बहुत एडवांस थी, उनके पास एडवांस आर्टिलरीज थी, वेपन्स थे। जबकि हम इधर बात करें तो इन लोगों के पास एक तो फंड्स की कमी थी। अब अगर सैनिक के लेवल पर काम हो रहा है और बहुत कम राजाओं का सपोर्ट है तो उस तरीके से फंड भी अरेंज नहीं हो पाए, तो क्या ही अरेंज हो पाएगी इनकी आर्टिलरीज की इनकी। हालांकि कहते हैं सैनिक विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने सबसे पहले तो जो छावनी थी उसी पर अटैक किया था, ताकि वो पूरा जो आर्टिलरीज थी, मतलब पूरा जो इनका इसको कहते हैं ना, इनकी जितनी भी बंदूकें थी, जितना भी इनका लड़ाई का सामान रहता है, ठीक है, इसका एक वर्ड होता है जो मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, वो जो है उसके ऊपर ही अटैक करते थे ये लोग, ठीक है।
और उससे अटैक करने के बाद सबसे पहले तो वो इन्हीं का जो आर्टिलरीज थी, वेपन्स थे, उनको चुराते थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लड़ाई करी थी। तो ये एक रीज़न माना गया। और रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, फिर सपोर्ट कर दिया, किस सपोर्ट सैनिक विद्रोह का नहीं करके ब्रिटिश आर्मी का सपोर्ट कर दिया, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये सप्रेस्ड हो गया या हम फेलियर साबित हो गए 1857 रिवोल्ट के अंदर, ठीक है। अब जब बात आ ही रही है कि बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, तो वो राजाओं को भी देख लेते हैं कौन थे वो। तो देखो, सबसे पहले नाम आ रहा है सिंधिया का। जिवाजी राव सिंधिया जो रूलर थे उस समय, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का सपोर्ट कर दिया था। होलकर में तुकोजी राव होलकर का भी नाम आ रहा है, हालांकि सेना दी पर कहीं ना कहीं इनका नाम भी आ रहा है। फिर भोपाल में सिकंदर जहां बेगम, फिर रीवा में हीरा सिंह, अजयगढ़ पन्ना में रणझोर सिंह, चरखारी में रतन सिंह, नरवर सिंह आपके नरवर से मान सिंह, और टीकमगढ़ से लड़ई रानी, ठीक है। देखिए, सिंधिया तो बहुत मतलब खोलकर ही आते हैं सामने। हालांकि होलकर का कुछ अलग कहानी भी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इनको आर्मी की ज़रूरत थी तब तुकोजी राव होलकर ने मना नहीं किया था, पर हाँ ये ज़रूर माना गया है कि ये वहाँ से निकल कर भोपाल तक ज़रूर आए थे, ठीक है। इसके बाद भोपाल में जब ये आए थे तो उन्होंने शरण ही सिकंदर जहां बेगम के पास ली थी। तो सिकंदर जहां बेगम सपोर्ट किसको कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद हीरा सिंह की बात करें तो ये रीवा से थे ही। अजयगढ़ जो पन्ना में थे वो रणझोर सिंह थे वहाँ से, और चरखारी से रतन सिंह, ऐसे ही टीकमगढ़ और नरवर से आपने देख लिया, ठीक है। ये कुछ रूलर्स थे जिन्होंने किसका सपोर्ट कर दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर हम आज की जर्नी को रोक सकते हैं, क्योंकि देखो इसके बाद जो अब हमें पढ़ना है ना, अब हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद जो हमें दो चीज़ें देखनी है वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, इसके बाद आपको सबसे पहले तो मराठा की जो ब्रांचेस हमारी रह गई हैं, मराठा की ब्रांचेस हम देख लेंगे, और उसके बाद हम देख लेंगे आपकी मराठा की ब्रांचेस के बाद जो हमने रिवोल्ट्स मेनली देखने हैं। एक तो पैन लेवल पर हम रिवोल्ट्स देखेंगे, है ना, और पैन रिवोल्ट्स जो चल रहे थे महात्मा गांधी के टाइम पर, जितने भी रिवोल्ट्स चल रहे थे, वो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट हैं जो हमने देखे हैं, है ना। तो ये सारे रिवोल्ट जो हैं उनको हम चेक कर लेंगे। आपसे मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो कोई बात नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर जो हमने अभी बात करी है, सेम आपका मराठा की ब्रांच हम कवर कर लेंगे।